हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स लर्निंग नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? अ पार्टनरशिप फर्म इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय टू और मोर पीपल with the goal of operating a business or making a profit। तो पार्टनरशिप फर्म एक प्रकार की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अपने गोल को अचीव करने के लिए एक बिजनेस चलाते हैं, जिसमें उनका एक मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट कमा सके। ईच मेंबर ऑफ सच अ ग्रुप इज रिफर टू एज अ पार्टनर एंड द ग्रुप एज अ होल इज रिफर टू एज अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि प्रत्येक जो मेंबर्स होते हैं, सच अ ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप को जो रिफर्ड करते हैं, उसमें से हर एक जो पार्टनर होता है उनको मेंबर बोला जाता है। ठीक है। तो एंड द ग्रुप एज अ होल इज रिफर टू एज पार्टनरशिप। तो वो जो ग्रुप होता है ना, जिसमें प्रत्येक मेंबर होते हैं जिनको पार्टनर्स बोला जाता है, उन पूरे ग्रुप्स का एक नाम रख दिया जाता है जिसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। तीसरा पॉइंट कहता है कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ देयर बिजनेसेस। मतलब कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो बिजनेस के इस ऑपरेशंस को चलाता है। अब बात करेंगे हम एडवांटेजेस की। तो पार्टनरशिप फर्म की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं? सबसे पहले तो जो पार्टनरशिप फर्म की जो एडवांटेजेस होती है, सबसे पहला पॉइंट है सिंपल फॉर्मेशन। इन द इवेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट कैन बी फाउंडेड विदाउट द नीड फॉर एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ और एक्सपेंडिचर। ये कह रहे हैं कि इट कैन बी फाउंडेड विदाउट नीड ऑफ एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ और एक्सपेंडिचर। मतलब कि जब भी हम पार्टनरशिप फर्म को ऑर्गेनाइज करेंगे या फिर उसको उसकी फाउंडेशन अगर हम करने जाएंगे, यानी कि उसको निर्माण करने जाएंगे, एस्टेब्लिश करने जाएंगे, तो उसमें आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ यानी कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही उसमें कोई ज़्यादा खर्चे आते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर ईजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू कंस्ट्रक्ट एंड रन। इसका परिणाम ये निकल के आता है कि इस पार्टनरशिप फर्म को बनाना एक बहुत ही आसान तरीका है और साथ ही साथ में ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए और साथ ही साथ में इसको चलाने के लिए। दूसरा एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे तो मोर रिसोर्सेस। तो व्हेन कंपेयर टू अ सोल प्रोप्राइटर अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ मोर रिसोर्सेज फॉर बिजनेस ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ मेंबर्स। ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था कि जब सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा जो है अपने बिजनेस को चलाता था, जिसकी वजह से कई बार क्या होता था उसके पास फंड की कमी होती थी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेंबर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि रिसोर्सेज भी ज़्यादा होती है। अब सपोज कर लीजिए कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 5 लोग हैं। ठीक है। एक बंदा कुछ आइटम लेके आ जाएगा, एक बंदा कुछ आइटम लेके आ जाएगा, तीसरा बंदा कुछ आइटम लेके आया, चौथा बंदा कुछ आइटम लेके आ जाएगा, पांचवा बंदा कुछ आइटम लेके आ जाएगा। तो सबके कंट्रीब्यूशन के आधार पर जो है ये एक तरह से यहाँ पर जो है एक रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक अकेला आदमी सोल प्रोप्राइटर में वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ देखेगा, ये उसके ऊपर में सबसे बड़ी दुविधा रहती है। ठीक है। तो ये दूसरा एडवांटेजेस था। तीसरा एडवांटेजेस है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन numbers of partners, there is greater flexibility in the operation of the firm, as the partner can alter any aims or change any operation at any moment with the approval of the other partners।
अब ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब से आप समझ सकते हैं कि इसको ऑपरेशनल की फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसको चलाने की फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ज़्यादा होती है। ये हमारा तीसरा एडवांटेजेस काउंट करता है। कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पार्टनर, क्योंकि अब पार्टनर्स के नंबर जो है रिस्ट्रिक्टेड है। देयर इज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑपरेशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे क्या होती है कि जो फर्म्स की जो ऑपरेशन यानी कि फर्म को चलाने की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाती है। एज द पार्टनर्स कैन आल्टर एनी एम्स, मतलब कि जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने एम्स को यानी कि अपने उद्देश्य को या फिर मतलब आल्टर कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और चेंज एनी ऑपरेशन एट एनी टाइम विद द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स। इन सिंपल वर्ड में अगर मैं आपसे कहूँ तो एक व्यक्ति मतलब जितने भी पार्टनर होंगे उसमें से एक बंदा भी अगर रहेगा, क्योंकि वो पार्टनर है, तो उस पार्टनर के आधार पर वो अपने उद्देश्य को साथ ही साथ में उसको चलाने के लिए वो उसको चलाने में बदलाव करने के लिए वो दूसरे पार्टनर से परमिशन लेकर के वो काम कर सकता है। ठीक है। इसी तरह से जो चौथा पॉइंट बोलता है कि इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट। चौथा जो पॉइंट बोलता है कि इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट, द बिजनेस of a partnership firm is extremely well managed by all the partners who are actively involved in the day-to-day operations of the company as a result of their ownership, profit and control। मतलब कि इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट, यहाँ का जो मैनेजमेंट रहेगा वो आपका इम्प्रूव रहेगा। कहता है कि जो बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मतलब जो पार्टनरशिप फर्म के जो बिजनेसेस होते हैं इज एक्सट्रीमली वेल मैनेज्ड बाय ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स के द्वारा काफ़ी अच्छे से मैनेज किया जाता है। हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशन, जो कि उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस को यानी कि कंपनी को चलाने के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओनरशिप, प्रॉफिट एंड कंट्रोल। पांचवा पॉइंट बोलता है कि रिस्क शेयरिंग। इन अ पार्टनरशिप फर्म ईच मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन रिस्क बिकॉज इट इज लेस कॉम्प्लिकेटेड देन ऑपरेटिंग एज अ सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में रिस्क शेयरिंग जो होता है, जो ईच मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर ओन रिस्क बिकॉज इट इज़ लेस कॉम्प्लिकेटेड देन ऑपरेटिंग एज सोल प्रोप्राइटर। अभी सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था कि जो सोल प्रोप्राइटर में जो बंदा रहता था सारा रिस्क उसी बंदे को ही उठाना पड़ता था। ठीक है, सारा रिस्क भी उठाता था, मुनाफा तो भाई कमाएगा ही कमाता भी वही था, लेकिन रिस्क भी सारा अकेले वही उठाता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि ईच मेंबर इज़ रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर हर मेंबर रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर हिज हर ओन रिस्क, मतलब वो जब रिस्क उठाएंगे तो यहाँ पर हर मेंबर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है देन ऑपरेटिंग एज अ सेल्फ सोल प्रोप्राइटर। मतलब कि इसको चलाने में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है। इसी तरह से छठा पॉइंट बोलता है कि इन अ पार्टनरशिप द इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टनर्स आर सेफ गार्डेड अगेंस्ट एनी फ्रॉड दैट में अकर। मतलब कि पार्टनरशिप में क्या होता है कि द इंटरेस्ट ऑफ ईच पार्टनर, जो इंटरेस्ट होता है प्रत्येक पार्टनर का, आर सेफ गार्डेड, वो सेफ गार्डेड होते हैं अगेंस्ट एनी फ्रॉड, किसी भी फ्रॉड के अलावा दैट में अकर। ठीक है, अब बात करेंगे हम, अभी तक तो हम बात कर रहे थे एडवांटेजेस के बारे में, अब बात करेंगे हम डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। A partnership firm does not exist for the endless period of the time due to the fact that it is inherently unstable. The death, insolvency, or insanity of one of the partners may result in the dissolution of the partnership। पहला पॉइंट डिसएडवांटेजेस का ये कहता है कि जो एक पार्टनरशिप फर्म होती है वो आपके लंबे समय तक के लिए, लंबे पीरियड तक के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू द फैक्ट दैट इनहेरेंटली अनस्टेबल, क्योंकि ये इनहेरेंटली अनस्टेबल हो जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
या फिर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या फिर पागलपन की वजह से किसी एक पार्टनर्स की वजह से उस पार्टनरशिप की फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है। मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें एक बंदे की या तो डेथ हो जाए या फिर वो बंदा दिवालिया घोषित कर दिया जाए उसी पार्टनर्स में से किसी एक व्यक्ति का, या फिर उसमें से कोई एक पार्टनर ऐसा हो सकता है जिसको मेंटल इश्यूज आ गए, यानी कि उसको ये बोल सकते हैं कि वो पागलपन के दौरे वगैरह पड़ने लगे। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि पार्टनरशिप का जो फर्म होती है उसके डिसोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज तो ये था। अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या बोलता है कि एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म इज शुड बी अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में प्रत्येक पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं, एज एनी ऑफ द पार्टनर मे बी रिक्वायर्ड टू पे ऑल द डेब्ट incurred by all partnership, including those incurred through the use of personal property. A single poor judgment made by one partner might result in the significant losses and obligations for the other partners. तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब प्रत्येक पार्टनरशिप फर्म में से हर एक व्यक्ति का, हर एक पार्टनर का जो है एक अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई पार्टनर्स जिसको रिक्वायर्ड होते हैं अपने कर्जे को देने के लिए, अब उस बंदे को क्या करना है, अपना कर्जा देना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अब वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल उसे मजबूरी में करना पड़ जाता है यदि उसकी लायबिलिटीज़ उसके पार्टनरशिप फंड में जितना लगाया है उससे अगर पूरी नहीं होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक तरह का पुअर जजमेंट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक जो पार्टनर होता है ना, उसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि वो बंदा लॉसेस में चला जाता है और अदर पार्टनर्स के लिए भी ऑब्लिगेशंस का ये काम करता है। अब बात करेंगे हम अ लैक ऑफ हार्मोनी। तीसरा, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ईच पार्टनर हैज़ सेम राइट एज टू द अदर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रत्येक पार्टनर का वही राइट होता है जो दूसरे पार्टनर का होता है। व्हेन वन और बोथ पार्टनर डू नॉट एग्री ऑन समथिंग इट इज़ पॉसिबल दैट मिसट्रस्ट and disharmony will develop with between them। तो अगर एक या दो पार्टनर्स अगर एग्री नहीं करते हैं किसी बात को लेकर के, तो ये पॉसिबल है कि उनके अंदर में मिसट्रस्ट या फिर डिसहार्मोनी का डेवलप होना, इसी को ही कहा जाता है लैक ऑफ हार्मोनी। अब चौथा जो डिसएडवांटेजेस आता है वो आता है लिमिटेड कैपिटल। इन एडिशन, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन on the maximum number of members, a restricted amount of capital can be raised। मतलब कि because of the restriction of the maximum number of members, मतलब कि members अगर ज़्यादा होते हैं तो restriction ज़्यादा होती है। a restricted amount of capital can be raised। पांचवा पॉइंट बोलता है लिमिटेड लाइबिलिटी। इन कॉन्ट्रास्ट to the joint stock company, a partnership firm do not have the legal status of its own। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उनका अपना कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। अब बात करेंगे हम छठवां और आखिरी डिसएडवांटेजेस की, जो कि है ट्रांसफरिंग ओनरशिप। Transferring ownership in a partnership is a complicated process। Transferring ownership of a business requires the consent of all the partners। कह रहा है कि अगर हमें किसी को ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी, अभी सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था कि सोल प्रोप्राइटर में ये होता था, क्योंकि अब उसमें सिंगल एक ही बंदा बॉस होता था, तो उसमें क्या होता था कि अगर उसकी फैमिली का अगर कोई बच्चा रहेगा, तो चाहे ये चीज़ आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी है, पर सोल प्रोप्राइटर में भी आप जो है उसमें परपेचुअल सक्सेशन का मतलब रहता है। यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर जो होता था कि बच्चों को अपने ट्रांसफ़र की जा सकती थी कंपनी, अपनी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है
या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसमें भी उसको जो है मिल जाती थी। लेकिन अगर यहाँ पर ओनरशिप अगर आपको ट्रांसफ़र करनी हो तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। अब उन्होंने एक बंदे ने अपना अलग कैपिटल लगाया, तुमने दूसरे ने अलग लगाया, तीसरे ने अलग लगाया, चौथे ने अलग लगाया, पांचवें ने अलग लगाया। तो यहाँ पर ये बोलता है कि जो ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप है, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म में जो ट्रांसफ़र होता है ओनरशिप, वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सभी पार्टनर्स की रजामंदी की ज़रूरत पड़ेगी। यदि वो एग्री कर जाते हैं तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।